4 होने वाला है। और सेट 4 पर हम लोग फ्रेंड्स झारखंड सचिवालय पेपर 2 हिंदी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम पैटर्न पर आधारित है। क्योंकि फ्रेंड्स आपका जो पेपर 2 है हिंदी, अगर आपने हिंदी भाषा साहित्य को रखे हैं पेपर 2 में क्षेत्रीय भाषा के रूप में, तो आपके हिंदी भाषा से संबंधित 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को फ्रेंड्स। और आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और आपके 100 सवालों में से कितने सवाल सही हुए आपको कमेंट करके बताना है। और एक जरूरी बात फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टारगेट रख रहे हैं 200 लाइक का, तो आपको इस टारगेट को पूरा करना है और 200 लाइक को पुराना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा पहला सवाल है कि राग दरबारी उपन्यास में जो कहा गया है कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात प्रस्तुत पंक्ति किनके लिए प्रयोग किया गया है? और वैद्य जी के लिए, रूपपन के लिए, गयादिनी के लिए या शनिचर के लिए? फ्रेंड्स आपको 3 से 4 सेकंड का मैं समय दूंगा और आपको आंसर चूज करना है, तो आपको बताना है क्या आंसर होगा। तो राग दरबारी उपन्यास में होनहार वीरवान के होत चिकने पात प्रस्तुत पंक्ति जो है यह किनके लिए प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रूपपन। रूपपन के लिए यह जो पंक्ति है प्रयुक्त किया गया है। इसके बाद हमारा दूसरा सवाल है, राग दरबारी उपन्यास का पूरा घटनाक्रम कौन सा गांव का है? राग दरबारी जो उपन्यास है इसमें जो पूरा घटनाक्रम है तो कौन सा गांव का है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवपालगंज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, शिवपालगंज का घटनाक्रम को दर्शाया गया है। तीसरा सवाल है, राग दरबारी उपन्यास में किसके बीच में खींचतान को दिखाया गया है? आदर्शवाद और विज्ञान, जातिवाद और धार्मिकता, आदर्शवाद और यथार्थवाद या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदर्शवाद और यथार्थवाद को दिखाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदर्शवाद और यथार्थवाद को। अगला सवाल है, राग दरबारी उपन्यास में किसकी दृष्टि से राजनीति में सब तरह का कमीनापन है? राग दरबारी उपन्यास के अनुसार किसकी दृष्टि से, यानी किस व्यक्ति के दृष्टि से जो राजनीति में जो है सब प्रकार का कमीनापन चलता रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूपन। रूपन के अनुसार ऐसा कथन कहा गया है। अगला सवाल है, राग दरबारी उपन्यास के लिए श्री लाल शुक्ल को सम्मानित किया गया था? किस पुरस्कार से, यानी किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। छठा सवाल है, यह आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, महिला आंचल का नारा किसने लगाया था? यह जो नारा है, यह आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, महिला आंचल का नारा, यह किसने लगाया है? तो कालीचरण ने लगाया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कालीचरण। अगला सवाल है, गांव के लोगों को भारत माता की कुर्सी किसकी तरह दिखाई पड़ती है? दुर्गा माई, सरस्वती माई, लक्ष्मी माई या वैष्णवी माई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्गा माई। गांव के लोगों को जो भारत माता की कुर्सी है किसकी तरह दिखाई देती है? तो दुर्गा माई की तरह दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था, गाँव का चाल चलन नहीं बिगड़े तो मेरा नाम बदल देना? यह कथन किसका है? तो सुमृत दास का है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सुमृत दास। यह कथन जो है सुमृत दास का है। किसका भाषण सुनकर लोगों का जलता हुआ कलेजा ठंडा हो जाता था? यह जो है कि किसका भाषण सुनकर लोगों का जलता हुआ कलेजा ठंडा हो जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कालीचरण। यह जो कालीचरण है इसका भाषण सुनकर लोगों का कलेजा ठंडा हो जाता था। अगला सवाल है, उपन्यास मैला आंचल के अनुसार खंजड़ी बनाने में किसे महारत हासिल थी? खंजड़ी जो है बजाने में, यहाँ पर फ्रेंड्स बजाना होता, तो खंजड़ी बजाने में किसे महारत हासिल थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लक्ष्मी। अगला सवाल है, गोदान में रूपा की भूमिका क्या है? गोदान जो उपन्यास है जिनके लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद है। तो गोदान में जो एक पात्र है रूपा, तो गोदान में रूपा की जो भूमिका है वह कैसी भूमिका है? तो होरी का पुत्री। रूपा जो है होरी की पुत्री है। अगला सवाल है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी में। और फ्रेंड्स आपको कमेंट में बताना है कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ है। यह सवाल आपके लिए रहा कि आपको कमेंट में बताना है मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ है। होरी के पुत्र का नाम क्या था? तो होरी के पुत्र का नाम था गोबर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गोबर। अगला सवाल है, उपन्यास गोदान का मुख्य पात्र निम्न में से कौन सा व्यक्ति था? उपन्यास जो गोदान है ना, तो गोदान उपन्यास का जो मुख्य पात्र था तो कौन सा व्यक्ति था? तो होरी राम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, होरी। अगला सवाल है, प्रेमचंद की निम्नलिखित रचना निम्न में से कौन सी है?
प्रेमचंद की कौन सी रचना है? गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान। तो 3 दिया है, तो इसका आंसर जो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मुंशी प्रेमचंद की जो रचना है गोदान भी है, कर्मभूमि है और रंगभूमि है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल, भाषा है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, अर्जित संपत्ति, सहजता, योग्यता या ईश्वर प्रदत्त। तो भाषा क्या है? यहाँ पर डैश दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाषा क्या है? तो यह एक अर्जित संपत्ति है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा अर्जित संपत्ति, यानी भाषा को हम लोग अर्जन कर सकते हैं, यह अर्जित की हुई वस्तु है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो 1960 ईस्वी में आपको याद रखना है, ईस्वी को अच्छी तरह से याद रखना है। राजभाषा से क्या अभिप्राय है? तो सरकारी कार्यालयों की भाषा, राज्य में बोलचाल की भाषा, राष्ट्रभाषा या संविधान की भाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सरकारी कार्यालय की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा है सरकारी कार्यालयों की भाषा। कमल किस प्रकार का शब्द है? तो कमल जो है फ्रेंड्स यह रूढ़ शब्द है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा रूढ़ शब्द। कमल जो है रूढ़ शब्द है। किताब घर शब्द क्या है? शब्द जो है यहाँ पर किताब घर, तो यह जो किताब घर शब्द है यह क्या है? तो संकर शब्द है। किताब घर जो है एक संकर वर्ड है, यानी संकर शब्द है। निम्न में से कौन सा देशज है? खड़ा खड़ा, खड़खड़ाना, अग्नि, खेत या प्रार्थना। ये 4 जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए फ्रेंड्स, ये चारों ऑप्शन में से एक कौन सा शब्द है जो देशज शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा खड़खड़ाना। खड़खड़ाना जो है फ्रेंड्स यह देशज शब्द का उदाहरण है। व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती है? ध्वनि की, लिपि की, शब्द की या वाक्य की। तो फ्रेंड्स 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिपि की। व्याकरण से जो है लिपि की जानकारी नहीं मिलती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिपि। अगला सवाल है, जब कोई बोली या भाषा व्याकरण ढांचे में डालकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रीय भाषा कहते हैं, परिनिष्ठ भाषा कहते हैं, राजभाषा कहते हैं या राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिनिष्ठ भाषा। जब कोई बोली या भाषा व्याकरण ढांचे में डालकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे परिनिष्ठ भाषा कहते हैं। अगला सवाल है, किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है? शब्द की प्रथमा शक्ति जो है किसे कहा जाता है? अभिधा को, लक्षणों को, व्यंजना को या अलंकार को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिधा को। शब्द की जो प्रथमा शक्ति है अभिधा को कहा जाता है। अगला सवाल है, वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का अस्थायी भाव है उत्साह। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आंसर, उत्साह। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह है। अगला सवाल, करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का अस्थायी भाव है विस्मय, भय, शोक या क्रोध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शोक। करुण रस का जो अस्थायी भाव है तो वह शोक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, करुण रस का अस्थायी भाव शोक है। चारों चरणों में समान मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्थ संग मात्रिक छंद या यह सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सममात्रिक छंद। चारों मात्रा में अगर समान छंद है तो उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। अर्थ सममात्रिक जाति का छंद क्या है? अर्थ सममात्रिक जाति का छंद क्या है? तो रोला है, चौपाई है, कुंडलिया है या दोहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अर्थ सममात्रिक जाति का छंद दोहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, दोहा। अगला सवाल है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, इसमें जो है कौन सा अलंकार है? तो इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वृत्तानुप्रास। वृत्तानुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यह वृत्तानुप्रास अलंकार है। खुली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चल गई में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, संभावना अलंकार, उत्प्रेक्षा या उपमा अलंकार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अब 4 ऑप्शन देंगे फ्रेंड्स, आपको कॉपी कलम लेकर बैठना है और 100 सवाल में से आपको कॉपी पर नोट करना है कि आपके कितने सवाल सही हुए हैं और आपको कमेंट में बताना है, ताकि मुझे भी पता चले कि आपकी जो JSSC CGL पेपर 2 की तैयारी है वह कैसी है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि खुली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चल गई में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने कहा है? काव्य को जो है प्रकृति की अनुकृति किसने कहा है?
तो यह कहा है अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अरस्तु ने। काव्य को प्रकृति की अनुकृति अरस्तु ने कहा है। ह्यूमैनिटी के लिए हिंदी में यह पारिभाषिक शब्द क्या प्रचलित है? ह्यूमैनिटी के लिए जो हिंदी में, यानी ह्यूमैनिटी को हिंदी में क्या कहेंगे? इजी प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा मानविकी। ह्यूमैनिटी को जो अंग्रेजी में प्रचलित शब्द है वह मानविकी है। अगला सवाल है, पत्र एक है डैश। पत्र एक प्रकार का क्या है? तो संवाद है। पत्र मतलब क्या है? पत्र से हम किसी को कुछ कहते हैं, अपने संवाद को दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्र एक है संवाद। पत्र एक संवाद का प्रक्रिया है। परिपत्र किस श्रेणी में आता है? तो परिपत्र जो है किस श्रेणी में आता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आधिकारिक पत्र। परिपत्र जो है आधिकारिक पत्र को परिपत्र कहते हैं। विद्यापति को श्रृंगारी कवि किसने कहा है? कवि जो विद्यापति है इसे श्रृंगारी कवि किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि कहा है, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कबीर जी के अनुसार ईश्वर कहाँ कहाँ पर विद्यमान है? कबीर जी के अनुसार जो है ईश्वर कहाँ कहाँ पर विद्यमान है? तो कण कण में। कबीर के अनुसार जो है, कबीर जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे कबीर जी, तो उसके अनुसार ईश्वर कहाँ पर है? तो कण कण में है। अगला सवाल है, कबीर जी ने सत्य को जानने के लिए क्या आवश्यक बताया है? कबीरदास जी जो है वह सत्य को जानने के लिए किस चीज़ को आवश्यक बताया है? तो आत्मज्ञान को आवश्यक बताया। आत्मज्ञान के बिना हम ईश्वर को नहीं जान सकते हैं या सत्य को नहीं जान सकते हैं। सूरदास की साहित्य में किस रस की प्रधानता है? तो वात्सल्य रस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, वात्सल्य रस। सूरदास के साहित्य में वात्सल्य रस की प्रधानता है। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? कवि तुलसीदास जी जो है, तो तुलसीदास का जन्म कब हुआ है? 1543 में, 1554 में, 1545 में, या ऑप्शन नंबर डी 1546 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1543 में। तुलसीदास का जन्म 1543 ईस्वी को हुआ है। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? ये जो कृष्ण गीतावली है यह किसकी रचना है? तो तुलसीदास की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, तुलसीदास। कृष्ण गीतावली के लेखक तुलसीदास हैं। रसखान किसके भक्त थे? कवि जो रसखान है तो वह किसके भक्त थे? तो कृष्ण के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, कृष्ण के। कवि रसखान जो है वह कृष्ण के भक्त थे। अगला सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो कवि भूषण को जो है भूषण की उपाधि किसने दी है? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रसाल ने। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रसाल ने कवि भूषण को भूषण की उपाधि दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे आपको याद रखना है कि कवि भूषण को तो भूषण कहा जाता है, लेकिन यह जो उपाधि है उसे किसने दिया है? तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रसाल ने उसे भूषण की उपाधि दिया है। नाटक भारत दुर्दशा के किस अंक में भारतेंदु ने अंग्रेजों द्वारा भारत से धन लूटकर ले जाने की चिंता जताई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पहला अंक में जो है भारतेंदु ने अंग्रेजों द्वारा भारत से धन लूटकर ले जाने की चिंता बताई है, भारत दुर्दशा नाटक के पहले अंक में। अगला सवाल है, भारत को अपने दुर्दशा देखकर किसकी याद आती है? भारत को अपने जो दुर्दशा देखकर किसकी याद आती है? तो दुर्योधन की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, दुर्योधन की। तवंगरी बदिलष्ट न बमाल। तवंगरी बदिलष्ट न बमाल का अर्थ क्या है? इस पंक्ति को याद रखना है। यहाँ पर आपको हार्ड लग रहा होगा कि तवंगरी बदिलष्ट न बमाल, इस शब्द का जो है क्या अर्थ है? तो अमीर हृदय से है, धन से नहीं। इसके लिए जो है इस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भारतेंदु ने अपने नाटक भारत दुर्दशा में अज्ञान और जड़ता के प्रतीक के रूप में किस पत्र को प्रस्तुत किया है? एडिटर को, देशद्रोह को, अंधकार को, या रोग को? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एडिटर को। भारतेंदु ने अपने नाटक भारत दुर्दशा में अज्ञान और जड़ता के प्रतीक के रूप में एडिटर को प्रस्तुत किया है। 50वां सवाल है फ्रेंड्स कि प्रथम अंक के तीनों गीत किसने और किसके द्वारा गाए गए हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक में? यहाँ पर ध्रुव स्वामिनी नाटक का बात किया गया है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक में जो है कि प्रथम अंक के तीनों गीत जो है किसके द्वारा गाए गए हैं? तो मंदाकिनी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, मंदाकिनी के द्वारा। तो फ्रेंड्स हमारा 50 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आज की इस वीडियो का टारगेट रखें फ्रेंड्स 200 लाइक का, तो आपको इस टारगेट को जो है ज़रूर पूरा करना है।
आपको एक लाइक ज़रूर करना है। और इस वीडियो को फ्रेंड्स अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और तब फ्रेंड्स मैं आपको इसका PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा। 51वां सवाल की ओर चलते हैं। 51वां सवाल है कि प्रसाद के ध्रुव स्वामिनी नाटक में कौन रस प्रधान है। प्रसाद जी यानी जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है ध्रुव स्वामिनी, तो इसमें जो है किस रस की प्रधानता है, तो वीर रस की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, वीर रस की प्रधानता है। न इन्हें सीखना पड़ता है, नहीं तो उनकी कार्रवाई और मलिनता सौंदर्य पर अनावरण डाल देती है। यह जो कथन है किसका है कि इन्हें सीखना पड़ता है, नहीं तो उनकी कार्रवाई और मलिनता सौंदर्य पर अनावरण डाल देती है। यह जो कथन है किसका है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कोमा का है। यह जो कथन है कोमा का है। और कोमा जो है फ्रेंड्स यह मतलब किस कहानी का या किस उपन्यास का पात्र है, यह आपको कमेंट में बताना है कि जो कोमा जो पात्र है यह किस चीज़ से संबंधित है। मोहन राकेश का मूल नाम क्या था। 53वां सवाल है फ्रेंड्स कि मोहन राकेश का मूल नाम क्या था, तो मदन गोपाल राकेश, यह उनका जो मूल नाम था। और फ्रेंड्स इसका आपको कहीं पर मिलेंगे मदन मोहन गुगलानी। आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पर तो अगर मदन मुगलानी है तो कहीं कहीं पर आपको मदन मुगलानी भी मिल जाएगा, कहीं पर आपको मदन गोपाल राकेश भी मिल जाएगा। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है कि मोहन राकेश का मूल नाम अगर बोलेंगे तो आप ये दोनों पे ध्यान रखें। कहीं पर मदन मोहन मुगलानी रहेंगे तो ये दोनों नहीं रहेंगे, मदन गोपाल राकेश। तो आपको इस चीज़ को देख लेना है, अधिकतर यही रहते हैं मदन मुगलानी। तो आपको याद रखना है इस चीज़ को। एग्जाम पर इस तरह के कन्फ्यूज वाले सवाल नहीं रहेंगे। हमारा अगला सवाल है, नाटक आधे अधूरे में पुरुष एक का पहनावा क्या है। नाटक जो है हमारा आधे अधूरे, तो इसमें जो है पुरुष एक का पहनावा क्या है, तो पतलून और कमीज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पतलून और कमीज। अगला सवाल है, मोहन राकेश कृत आधे अधूरे नाटक में काले सूट वाला आदमी क्या पीता है। मोहन राकेश जो नाटक है तो इसमें जो है काले सूट वाला आदमी जो है क्या पीता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिगार। वह सिगार पीता है। अगला सवाल है, ईमान बेचना का क्या अर्थ है। ईमान बेचना इसका क्या अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने कर्तव्य से हट जाना। ईमान बेचने का अर्थ है अपने कर्तव्य से हट जाना। काठ का उल्लू का क्या अर्थ है, तो काठ का उल्लू का अर्थ है फ्रेंड्स आपको मालूम होगा मूर्ख। काठ का उल्लू का अर्थ होता है मूर्ख। इसके बाद है हमारा अगला सवाल, रातों रात में कौन सा समास है, तो रातों रात में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, रातों रात में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा। अव्ययी भाव जो समास है यथाशक्ति, इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो इसका सही विग्रह क्या होगा, तो शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का अर्थ होता है शक्ति के अनुसार। उसका सारा जीवन मनुष्य बेला में बीत गया, रेखांकित कारक का नाम बताइए। ये जो उसका सारा जीवन है इस रेखांकित मनुष्य बेला में बीत गया, तो रेखांकित में जो है यह कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है, तो संबंध कारक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, संबंध कारक का प्रयोग किया गया है। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा, तो आलस्य शब्द का विशेषण है आलसी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, आलस्य शब्द का विशेषण आलसी है। दाल में थोड़ा नमक डाल दो में रेखांकित पद का विशेषण बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनिश्चित परिणामवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक फ्रेंड्स। तो दाल में थोड़ा नमक डाल दो में रेखांकित पद जो है यह किस विशेषण का है, तो परिणामवाचक का उदाहरण है। तो आपको याद रखना है परिमाणवाचक। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा योग धातु। जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे मूल धातु कहते हैं। सकर्मक क्रिया है, सकर्म इनमें से जो है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी दिया हुआ है, तो इनमें से जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण क्या है या सकर्मक क्रिया कौन सा है, तो तड़पना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तड़पना। तड़पना जो है यह एक सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। बाहर कोई रो रहा है में कौन सा शब्द सर्वनाम है। बाहर कोई रो रहा है, ये जो यहाँ से यहाँ तक शब्द है कि बाहर कोई रो रहा है, तो इसमें जो है कौन सा शब्द जो है सर्वनाम है, सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया है, तो कोई। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, कोई। कोई जो है सर्वनाम है। तुम्हें क्या चाहिए रेखांकित का सर्वनाम भेद है। तुम्हें क्या चाहिए, तो डैश में जो क्या है इसका जो है रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद क्या है, तो प्रश्नवाचक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यह जो है प्रश्नवाचक है।
अगला सवाल है उदंत मार्तंड भारत में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो उदंत मार्तंड जो है कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। उदंत मार्तंड जो हिंदी की पहली पत्रिका है यह कोलकाता से प्रकाशित हुआ है। और फ्रेंड्स उदंत मार्तंड का जो है प्रकाशन वर्ष क्या है, यह आपको कमेंट में बताना है कि जो हिंदी की प्रथम मासिक पत्रिका उदंत मार्तंड कोलकाता से प्रकाशित हो रहा था, यह किस सन में, किस ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। कलम का जो सिपाही है इसके लेखक कौन है? तो अमृत राय। कलम के सिपाही जो मुंशी प्रेमचंद की आत्मकथा है। कलम का सिपाही क्या है? तो मुंशी प्रेमचंद की आत्मकथा है। और इनके लेखक कौन है? तो अमृत राय है। और अमृत राय जो है फ्रेंड्स यह प्रेमचंद के पुत्र थे। प्रेमचंद के पुत्र का नाम अमृत राय है, जिन्होंने कलम का सिपाही लिखा है। और कलम का सिपाही एक आत्मकथा है मुंशी प्रेमचंद की। उषा प्रियबंदा की वापसी कहानी किस विधा की रचना है? उषा प्रियबंदा की जो वापसी है फ्रेंड्स, तो यह आपको मैं बोल ही चुका हूँ, तो यह क्या है? तो कहानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहानी। उषा प्रियबंदा द्वारा वापसी जो है एक कहानी लिखा गया है। अगला सवाल है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? कवि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वह हिंदी का पहला जो नाटक है किसे मानते हैं? तो रेल का विकेट खेल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? तो रेल का विकेट खेल, ये इसे मानते हैं। तो आपको याद रखना है कि मौलिक नाटक बात करेगा तो हो जाएगा इसका 71 का ऑप्शन भी रेल का विकेट खेल हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? अज्ञेय होता फ्रेंड्स, यहाँ पर मात्रा छूट गया है। तो अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपको मालूम ही होगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? चंद छंद वर्ण की महिमा, गोरा बादल की कथा, कुतुब शतक या भाषा योग वशिष्ठ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद छंद वर्णन की महिमा। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो है खड़ी बोली की पहली गद्य की पहली रचना चंद छंद वर्णन की महिमा है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन है? तो हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि है निराला। और निराला का पूर्ण नाम है फ्रेंड्स, पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और यहाँ पर अज्ञेय दिया हुआ है, तो अज्ञेय का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय। इसके बाद मुक्तिबोध का हो गया गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला सवाल है रीतिकाल का समय क्या था? यहाँ पर 4 ईस्वी दिया गया है। तो रीतिकाल का बात किया तो रीतिकाल का जो समय है क्या था? तो 1700 ईस्वी से 1900 विक्रम संवत तक, 1700 से 1900 विक्रम संवत तक रीतिकाल का समय माना गया है। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? हिंदी नवरत्न ये जो रचना है, तो हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो मिश्र बंधु है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मिश्र बंधु। हिंदी नवरत्न के लेखक मिश्र बंधु है। भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है? भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है? तो पूर्ण जागरण काल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ण जागरण काल। भारतेंदु युग को पूर्ण जागरण काल के नाम से भी जानते हैं। गुप्त जी को यानी मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किसने किया था? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि गुप्त जी अर्थात मैथिली शरण गुप्त जी। तो मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किसने किया है? तो महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। अगला सवाल है निराला जी का जन्म कब हुआ है? निराला जी यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बसंत पंचमी के दिन 1896 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बसंत पंचमी के दिन 1896 ईस्वी। पंत जी का बचपन का नाम क्या था? पंत जी का जो है बचपन का नाम यानी सुमित्रानंदन पंत का बचपन का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोसाई दत्त। पंत जी का बचपन का नाम था गोसाई दत्त। अगला सवाल है महादेवी वर्मा जी को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो 1883 ईस्वी में महादेवी वर्मा को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1883 ईस्वी में। और किसके लिए मिला है? तो यामा रचना के लिए मिला है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में किस नाटक का विशिष्ट स्थान है? तो ध्रुव स्वामिनी का। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद है, जो इनका इस नाटक में जो है विशिष्ट स्थान प्राप्त है यानी विशेष ख्याति प्राप्त की है। दिनकर जी ने अपनी जन्मभूमि का वर्णन किस कृति में किया है यानी किस रचना में किया है? तो रेणुका में। रेणुका पे जो है वह अपनी जन्मभूमि का वर्णन करते हैं। अगला सवाल है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? तो यहाँ पर ईस्वी आपको फ्रेंड्स कवि का जन्म और
आपको जो मृत्यु है याद कर लेना। मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे कवि का जन्म और मृत्यु दिया हुआ रहेगा। तो आपको यहाँ भी याद कर लेना है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजय जी का जो जन्म है तो जन्म कब हुआ है, तो 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 1911 में। अगला सवाल है, नागार्जुन की दृष्टि में आज का शासक गांधी जी का नाम बेचकर क्या हासिल करना चाहते हैं, तो वोट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, वोट को हासिल करना चाहते हैं। किसकी दृष्टि में, तो नागार्जुन की दृष्टि में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पहली कविता संग्रह कौन सी है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो पहली कविता संग्रह है वह काठ की घंटियाँ है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, काठ की घंटियाँ। अगला सवाल है, धूमिल का जन्म कब हुआ है, कवि धूमिल का जो जन्म है वह कब हुआ है, तो 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1936 ईस्वी में कवि धूमिल का जन्म हुआ है। तुम झूठे हो अभी तो तुम्हारे कपड़ों से महक आ रही है, यह कथन जो है यह किसका कथन है, तो ठाकुर सरदार सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यह कथन जो है ठाकुर सरदार सिंह का है। अगला सवाल है, शराबी किस नदी के तट पर गया था। शराबी जो है कहानी के अनुसार शराबी किस नदी के तट पर गया था, तो गोमती नदी के तट पर गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गोमती नदी के पर। हमारा अगला सवाल है 90वां प्रश्न, ठाकुर का कुआं पाठ में कूपी की धुंधली रोशनी किस पर आ रही थी। ठाकुर का जो कुआं है तो इस पाठ में जो है कूपी की धुंधली रोशनी किस पर आ रही थी, तो कुआं पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कुआं पर। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर 90 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अगर आप हमारे वीडियो के अंत तक यहाँ तक बने हैं फ्रेंड्स तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। और आज की इस वीडियो का फ्रेंड्स टारगेट रखे हैं 200 लाइक का, तो आपको ये जो 200 लाइक का टारगेट है इसे पूरा करना है और वीडियो को शेयर भी करना है फ्रेंड्स। और इसका PDF फ्रेंड्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल झारखंड हिस्ट्री 99 पर शेयर कर दूँगा। आप वहाँ से PDF को भी आसानी से देखकर क्लास को अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। हमारा 91वां प्रश्न है कि नीलम देश की राजकन्या कहानी के लेखक कौन है, तो नीलम देश की राजकन्या जो है यह कहानी है। पहले तो याद कर लेना आपको कि नीलम देश की राजकन्या जो है यह किस प्रकार की विधा है, तो कहानी है। यहाँ पर यह सवाल भी बन रहा है क्योंकि एग्जाम पर पूछ सकते हैं कि यह कौन सी विधा है, तो नीलम देश की राजकन्या जो है यह एक कहानी है। और इस कहानी के लेखक कौन है, तो जैनेन्द्र है। नीलम देश की राजकन्या के लेखक कौन है, तो जैनेन्द्र है। अगला सवाल है, कहानी में दुर्घटना रूप से महल पर फन टपक टपक कर किसे पुकारने लगा है। कहानी में जो है दुर्घटना रूप से महल पर टपक टपक कर फन पुकारने लगा है, तो किसके अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्र। समुद्र पे जो है समुद्र की आवाज़ से इस तरह का मतलब आवाज़ शोर सुनाई दे रहा है कि कहानी में दुर्घटना रूप से महल पर फन टपक टपक कर पुकारने लगा है, तो समुद्र जो है इस तरह पुकारने लगा है। निर्मल वर्मा का जन्म किस स्थान पर हुआ है, तो निर्मल वर्मा का जन्म जो है शिमला पे हुआ है। और शिमला जो है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, वहीं पर निर्मल वर्मा का जन्म हुआ है। अगला सवाल है हमारा, परिंदे कहानी में कुल कितने पात्र हैं। परिंदे जो कहानी है तो इसमें कुल कितने पात्र हैं, तो 8 पात्र हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 8 पात्र हैं। और परिंदे कहानी के लेखक कौन है फ्रेंड्स, इसे आपको कमेंट में बताना है कि परिंदे कहानी के लेखक कौन है। हमारा अगला सवाल है 95वां सवाल कि सेठ दीवान चंद किस प्रकार के कवि थे। सेठ दीवान चंद जो है वह किस प्रकार के कवि थे, राजनीतिक, बदमाश, शरीफ और दुनियादार, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरीफ और दुनियादार। सेठ दीवान चंद जो है किस प्रकार के व्यक्ति थे, तो शरीफ और दुनियादार व्यक्ति थे। सबके पीछे पीछे 7 आदमी चल रहे हैं, 7वां आदमी कौन था। कहानी के अनुसार जो है कि सबके पीछे पीछे 7 आदमी चल रहे थे और 7वां जो आदमी था वह कौन था, तो लेखक स्वयं थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, लेखक। और ये जो कहानी फ्रेंड्स सब पर, तो यह दिल्ली पे एक मौत कहानी से यह उद्धृत है। तो दिल्ली पे एक मौत जो कहानी है उसी पर सबके पीछे पीछे 7 आदमी चल रहे थे और 7वां आदमी जो है लेखक था। तब को याद रख लेना है कि यह जो कथन है दिल्ली में एक मौत कहानी से संबंधित है। गजाधर बाबू की रेलवे में नौकरी के दौरान उनका सहयोग कौन कर रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणेश जी। गणेश जी जो है उसका सहयोगी था और उसका सहयोग कर रहा था। अगला सवाल है, गजाधर बाबू के बेटे, बहू और बेटी युवा पीढ़ी के किस विचारधारा के पोषक हैं, तो स्वच्छतावादी विचारधारा के पोषक हैं गजाधर बाबू के बहू और बेटी। यशपाल किस शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं।
यशपाल जो है वह किस शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं? तो यथार्थवादी के, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यथार्थवादी के रचनाकार हैं यशपाल। अगला सवाल है हमारा 100वां सवाल और अंतिम सवाल फ्रेंड्स कि यशपाल के प्रमुख कहानी संग्रह कौन से हैं? तर्क का तूफान और ज्ञानदान, पिंजरे की उड़ान या दो दुनिया, या फूलों का कुर्ता, या ऑप्शन नंबर डी में दोहा, यह सभी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह सभी। यशपाल के प्रमुख कहानी संग्रह तर्क का तूफान, ज्ञानदान, पिंजरे की उड़ान, दो दुनिया और फूलों का कुर्ता, ये जो सारे मतलब कहानी संग्रह है इनके लेखक कौन है? तो यशपाल है।